फाइनेंशियल डिसीजन है ना। तो ये एक टॉपिक है फाइनेंशियल डिसीजन। तो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंस से रिलेटेड 3 एक्टिविटी जो करते हैं, 3 मेजर एक्टिविटी है ना। कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जनरली फाइनेंस पर ही डिपेंड होता है। उस दिन हम लोग समझे थे जो फाइनेंस होता है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो होता है वो ब्लड लाइफ की तरह काम करता है ना। तो ये इससे रिलेटेड यानी फाइनेंस से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी होता है तो 3 मेजर एक्टिविटीज होता है। उस 3 मेजर एक्टिविटी में क्या क्या होता है, तो सबसे पहले होता है ऑन व्हिच फंड शुड बी यूटिलाइज, यानी वो जो फंड है हमारे पास उस फंड को हम लोग कहाँ यूज करेंगे, कहाँ पर यूज करना है। यानी कि सबसे पहले एक्टिविटी के यानी फाइनेंशियल डिसीजन इन्वॉल्व 3 मेजर इशूज, 3 मेजर इशूज होता है। सबसे पहला क्या, ऑन व्हिच फंड शुड बी यूटिलाइज, यानी फंड कहाँ यूटिलाइज करना है। नंबर 2, सोर्सेस फ्रॉम व्हिच फंड शुड बी राइज, वो फंड जो आएगा वो फंड आएगा कहाँ से, ठीक है। एंड नंबर 3, हाउ प्रॉफिट शुड बी यूज्ड, यानी कि जो प्रॉफिट होगा उसको कैसे यूज करें। तो ये 3 मेजर एक्टिविटीज हुआ। क्या हमारे पास जो फंड है उस फंड को हम कहाँ पर यूज करेंगे, ये फंड हमको आएगा कहाँ से, है ना। और नंबर 3, हमारे बिजनेस में जो प्रॉफिट होगा इसका यूटिलाइजेशन हम लोग कैसे करेंगे। बात समझ में आया। यानी सबसे पहले क्या, जो हमारे पास जो फंड है इस फंड का इन्वेस्टमेंट कहाँ करेंगे, किस जगह में लगाएंगे। दूसरा बात है ये फंड हम प्रोक्योरमेंट कहाँ से करेंगे और प्रॉफिट का कैसे यूटिलाइजेशन, यानी कि क्या हो गया, एप्लीकेशन ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। 3 मेजर इशूज है ना आर नोन एज फाइनेंशियल डिसीजन। इन 3 से रिलेटेड जो हम लोग डिसीजन लेते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल डिसीजन कहते हैं। बात समझ में आया फाइनेंशियल डिसीजन में। यानी कि इसमें क्या क्या हो गया, सबसे पहले ऑन व्हिच फंड शुड बी यूटिलाइज, इसी को हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सोर्सेज फ्रॉम व्हिच फंड शुड बी राइज्ड, फाइनेंसिंग डिसीजन, ठीक है। एंड हाउ प्रॉफिट शुड बी यूज्ड, डिविडेंड डिसीजन। यानी कि ये 3 डिसीजन जो होता है मेरा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन, यही कहलाता है मेरा फाइनेंशियल डिसीजन, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन मतलब होता है क्या, एप्लीकेशन ऑफ फंड, यानी हमारे पास जो फंड है उसका हम लोग कहाँ पर यूज करेंगे, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड, है ना। अब लोन से पैसा लिए हैं तो अब देखेंगे लोन कैसा है, लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म। तो लॉन्ग टर्म का पैसा लॉन्ग टर्म एसेट्स में लगाएंगे, स्टॉक के लिए चाहिए तो शॉर्ट टर्म का व्यवस्था करेंगे, क्रेडिटर का व्यवस्था करेंगे, सप्लायर का व्यवस्था करेंगे, यानी किस पैसा का कहाँ पर यूज करना है। तो एप्लीकेशन ऑफ फंड यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन, है ना। यानी कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो जनरली होता है वो 2 तरीके का, क्या क्या, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और दूसरा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को हम लोग बोलते हैं कैपिटल बजटिंग, कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग मतलब हमारे पास जो भी फंड है तो उस फंड का अगर हम लोग फिक्स्ड एसेट्स में यूज करते हैं, कहाँ पर यूज करते हैं, फिक्स्ड एसेट्स में, जैसे कि बिल्डिंग बनाने में, लैंड एंड बिल्डिंग में, प्लांट एंड मशीनरी में, ये सब फिक्स्ड एसेट्स है। तो इसको हम लोग अकाउंट्स की भाषा में क्या कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो एसेट्स परचेज करने के लिए हम लोग जो एक्सपेंस करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, है ना। तो ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है मेरा, यानी कि उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कैपिटल बजटिंग। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, कैपिटल, यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो लॉन्ग, यानी बिजनेस जो हम लोग चलाएंगे, इंडस्ट्री जो लगाएंगे हम लोग, कॉर्पोरेट जो चलाएंगे, तो लैंड एंड बिल्डिंग चाहिए, प्लांट एंड मशीनरी चाहिए, है ना। तो इसमें जो हम लोग फंड का जितना सा पार्ट यूज करेंगे, एप्लीकेशन करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, वो कहलाएगा कैपिटल बजटिंग। और जो डे टू डे एक्टिविटी के लिए रखेंगे हम लोग, जैसे सैलरी पेमेंट करने के लिए, स्टॉक के लिए, है ना, कैश लिक्विडिटी बनाए रखने के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल डिसीजन। बात समझे। यानी कि क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट डिसीजन 2 तरीके का, कौन कौन सा, एक लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब क्या, जो वेयर फंड शुड बी यूटिलाइज, कहाँ पर हमको फंड एप्लीकेशन करने हैं, है ना। तो 2 तरीके, एक लॉन्ग टर्म एक शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म को बोलते हैं कैपिटल बजटिंग, अपने आप से करके ब्लर भी हो जा रहा है सर। लॉन्ग टर्म को बोलते हैं कैपिटल बजटिंग और शॉर्ट टर्म को बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। बात समझ रहे हैं।
अब ये जो हम लोग इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो करते हैं, तो कहीं पर जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन करें तो क्या सोच के करेंगे, क्या सोच के करेंगे, वैसे ही तो नहीं कहीं पर कर देंगे। उसका कुछ क्राइटेरिया होगा ना, कुछ फैक्टर्स होगा ना, जिसको हम लोग पहले कंसीडर करेंगे तब ना कहीं पर। अब जैसे कि बैंक में ही पैसा जमा करना है तो SBI में करें या HDFC में करें या कोटक महिंद्रा किस में करें, तो उसके पीछे कुछ फैक्टर होगा ना, कुछ सोचते हैं ना। अभी भी रूरल एरिया में चले जाइए, किसी को हमको HDFC में बैंक अकाउंट खुलवा लीजिए, आप नहीं खुला, कह रहे प्राइवेट बैंक है, भाग जाएगा। SBI कहिए तो तुरंत खुला लेता है। तो ये एक फैक्टर से डिपेंडेंट करता है। तो उसी तरीके से यानी कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन होगा उसके लिए क्या क्या फैक्टर है, तो ये मेजर फैक्टर्स है, यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है। तो सबसे पहला है कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। सबसे पहला क्या है, कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैश यानी कि लिक्विडिटी सबसे मेजर इंपॉर्टेंट टर्म्स होता है। इस बात को समझ रहे हैं, है ना। तो अगर आपके पास कैश का फ्लो देखेंगे, कैश का फ्लो इन द सेंस, जैसे कि 2-3 बिजनेस का नाम हम आपको बताते हैं। ऐसे समझिए जैसे कि किसी का कपड़े का यानी टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री है, तो कपड़ा का है तो वेरियस है, वो ऊनी सूती सब बनाते हैं, तो सालों भर उसके यहाँ पैसा आते ही रहेगा, क्योंकि सेल होते ही रहेगा। बट जस्ट लाइक अपने यहाँ आ जाइए, देख लीजिए चिमनी भट्टा है, बिजनेस वो भी है, इंडस्ट्री एक छोटा सा वो भी है ना। लेकिन उसके यहाँ क्या सालों भर पैसा आता है? नहीं, सीजन पर वो सेल होता है, उसका सीजन होता है ईंट का। नहीं तो अब तो जैसे बरसात आएगा तो बरसात ईंट बनना बंद हो जाता है, तो जो स्टॉक है उतना ही, उसके बाद ये बंद हो जाएगा। तो इसके पास कैश फ्लो का जो है सो पोजीशन हर हमेशा रेगुलर में नहीं है। अब बात समझिए, आप जहाँ पैसा लगा रहे हैं तो इससे पहले पैसा कहीं से लाए होंगे हम लोग, है ना। अब आप अगर लोन पर लिए हैं तो लोन पर अगर लिए हैं किसी से, तो उसको तो रेगुलर इंटरेस्ट देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। और हम इस पैसा को जहां पर यूज कर रहे हैं वहां से देख रहे हैं हमको रेगुलर इनकम आने ही वाला नहीं है, तो फेल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो ये कहता है कैश फ्लो पोजीशन देखते हैं हम लोग, जो बिजनेस में कैश का क्या यानी कि रेगुलर आता है या इरेगुलर यानी कि टाइमली बेसिस पर आता है ना। तो ये डिपेंड करता है उसके को सोच करके। अगर हमको चाहिए क्या, जो नहीं हमको रेगुलर फ्लो चाहिए बिजनेस में, हमको पैसा का क्या चाहिए, रेगुलर फ्लो, क्योंकि हमको टाइम टू टाइम क्या होता है, रेंट पेमेंट करना होता है, टाइम टू टाइम इंटरेस्ट पेमेंट करना होता है, टाइम टू टाइम सैलरी पेमेंट करना होता है। अब अगर वन टाइम ही अगर हमको होता है साल में, है ना, तो फिर 11 महीना का जो है रिलेटिंग वर्क हम कैसे करेंगे, फेलियर होने लगेंगे। इसीलिए हम जो आपके यहाँ आपके कोचिंग में चलाते हैं वो जो कहते हैं मंथली ही सैलरी हमको दो, वन टाइम नहीं देगा, मंथली दो। उसका क्या, हम कैश फ्लो पोजीशन यही है, रेगुलर कैश फ्लो रखना चाहते हैं। जो रेगुलर हमको कैश आएगा हम रेंट देते जाएंगे, सैलरी देते जाएंगे, बिजली बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करते जाएंगे। और वन टाइम अगर हमको कहीं से पैसा आएगा तो पैसा तो मेरा खर्च हो जाएगा, रिमेनिंग खर्च करने में हमको दिक्कत होगा। यहाँ का बात समझ में आया, कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट का मतलब। नेक्स्ट है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब है जो हम जहां पैसा यूज कर रहे हैं, जिस किसी में भी पैसा लगा रहे हैं, वहां से हमको क्या यील्ड होने वाला है, क्या इनकम होने वाला है। मीन्स अगर हमने लोन पर पैसा लिया है ना, तो लोन का एक रेट होगा, जैसे मान लीजिए 10% पर हमने बैंक से ही लिया, है ना। और हम जहां इन्वेस्ट कर रहे हैं जिस किसी भी बिजनेस में, या तो एविएशन में कर रहे हैं या ट्रेनें में, जैसे कि आज के डेट में ट्रेन भी प्राइवेटाइजेशन होने जा रहा है, इसी में करने जा रहे हैं, या कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वहां से हम इनकम ढूंढेंगे ना। अब वो इनकम का रेट मान लीजिए 5% है, तो बिजनेस मेरा डूब जाएगा कि नहीं डूब जाएगा, क्योंकि इनकम तो हमको 5% होगा और हमको देना पड़ेगा कितना, 10%, तो ये तो बिजनेस डूब ही जाएगा। तो क्या वैसे जगह इन्वेस्टमेंट हम लोग करेंगे जहां पर कि ये मेरा कॉस्ट या उससे ज्यादा हो। ये हो गया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब, समझ गए, यानी उस इन्वेस्टमेंट पर क्या यील्ड होने वाला है। नेक्स्ट होता है इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व, यानी कि जहां हम लोग इन्वेस्टमेंट करें उसकी क्या क्राइटेरिया है। क्या क्राइटेरिया, बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं। जैसे कि मान लीजिए सिक्योरिटीज में करते हैं, अगर हम मान लीजिए शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड में अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये जानते हैं सेबी के गाइडलाइन पर डिपेंड करता है, आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी पर डिपेंड करता है ना, गवर्नमेंट के पॉलिसी पर डिपेंड करता है। कभी गवर्नमेंट कहता है शेयर में इन्वेस्टमेंट कीजिए, है ना, कभी कहता है डिवेंचर में इन्वेस्ट। तो मार्केट कैसा जा रहा है, इन सब यानी उसका बहुत इंटरेस्ट का रेट, गवर्नमेंट का मॉनेटरी पॉलिसी, गवर्नमेंट का पॉलिसी, टैक्सेशन, ये बहुत सारे क्राइटेरिया होता है जिसके ऊपर हम लोग को उसको डिसीजन लेना होता है। अब जैसे कि इन्वेस्टमेंट ही करना है, तो अब जैसे ही आपके यहाँ कोई देखते हैं LIC वाला आता होगा तो क्या कहता है, अरे सर आप LIC में इन्वेस्ट कीजिए ना, ये 80C के तहत आपको डिडक्टेबल हो जाएगा, आपको टैक्स इस पर नहीं लगेगा, टैक्स इससे घट जाएगा आपका। ये इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया हो गया उसका। सब कुछ सोचता है हम टैक्स बचाएं, है ना, इसलिए वो इन्वेस्टमेंट करता है।
बात समझ लिए। तो ये हो गया फैक्ट, यानी ये सब सोच करके हम लोग कहीं पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो। तो ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन समझे। दूसरा होता है फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब होता है प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड। प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड यानी कि रेजिंग ऑफ फंड। फंड का अरेंजमेंट कहां से करेंगे, ये जो इन्वेस्टमेंट करेंगे हम लोग, तो ये फंड हमको आएगा कहां से, प्रोक्योर करना है ना। अब जैसे कि चलिए हम लोग 11th के बीएसटी में पढ़े थे सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, इक्विटी, प्रीफरेंस, है ना, डिवेंचर, रिटेन्ड अर्निंग, ये सब हमारे पास क्या सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस है। तो अब ये पैसा कहां से लेंगे, ऑन्ड या बोरोड। कल ही हम लोग बात किए थे ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के बारे में। तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब क्या हम लोग देखे थे, जो इक्विटी शेयर होल्डर वालों का अर्निंग बढ़ाने के लिए हम लोग अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट कैपिटल का यूज करते हैं, जिससे इक्विटी वाला का अर्निंग बढ़ता है। तो वो लोन लेंगे, तो लोन कितना लेंगे, है ना, यानी कि वो सब से रिलेटेड जो डिसीजन लेते हैं वो कहलाता है फाइनेंसिंग डिसीजन। अब ये कैसे डिसीजन लेंगे, तो ये इसका है फैक्टर्स। ये किसका है, फाइनेंसिंग डिसीजन का फैक्टर्स है। तो हम लोग सबसे पहले उसका कॉस्ट ढूंढेंगे। जहां कहीं से भी हम लोग फंड रेज करेंगे उसका सबसे पहले क्या देखते हैं, कॉस्ट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो कर लिए हैं। अब इन्वेस्टमेंट हम जहां इन्वेस्टमेंट करेंगे वहां का इन्वेस्टमेंट का मान लीजिए आरओआई जो है, यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो 10%। तो हम क्या सोचेंगे हर हमेशा, जो हम जहां से लोन ले, जहां से भी फंड रेज करें, उसका कॉस्ट इससे कम हो, क्या, यानी कि चीपेस्ट होना चाहिए। सबको चीपेस्ट कॉस्ट ढूंढता है ना। अब इसके लिए दो, या तो ऑन्ड या तो बोरोड, है ना, या तो किसी से लोन लेंगे या फिर अपना लगाएंगे, या रिटेन अर्निंग का यूज करेंगे। रिटेन अर्निंग जो रिजर्व करके रखते हुए हैं, तो वो कॉस्ट। रिस्क, उस पर रिस्क देखेंगे। रिस्क इन द सेंस, जैसे कि मान लीजिए लोन पर लिए तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना हमको हर हाल में, चाहे मेरा बिजनेस हम जहां भी इन्वेस्टमेंट किए वहां से हमको रिटर्न आए या नहीं आए। बात समझ रहे हैं, मार्केट फेल हो या कुछ भी प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। तो ये रिस्क तो इन्वॉल्व है ना उसमें, तो रिस्क भी क्या करेंगे, मिनिमाइज करेंगे। फिर फ्लोटेशन कॉस्ट। अब फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब है जो फंड रेज करने के लिए जो खर्च करने पड़ते हैं उसको बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। जैसे बैंक से जो लोन लीजिएगा, तो बैंक से लोन लेने के लिए वो हमको क्या करता है, बहुत सारा डॉक्यूमेंट जमा कीजिए, तो वो सब डॉक्यूमेंट तैयार करने में खर्च होगा ना आपको, तो वो जो खर्च होगा उसको हम लोग बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। जैसे कि इक्विटी शेयर से अगर मान लीजिए आप सोचते हैं, है ना, इक्विटी में कॉस्ट क्या होता है, ज्यादा पड़ता है लेकिन रिस्क कम है। इक्विटी में कॉस्ट, इक्विटी हम लोग 11 में पढ़े थे ना, जो कॉस्ट के व्यू से इक्विटी क्या है, ज्यादा है, और डिवेंचर कम है ना, लेकिन ये रिस्क इसमें डिवेंचर में ज्यादा है, इसमें कम है। तो अगर इस बात को अगर हम लोग देखते हैं, तो इक्विटी से में के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको सेबी के पास जाना पड़ता है, आरओसी के पास जाना पड़ता है, अप्रूवल लेना पड़ता है ना, लिस्टिंग करवाना होता है। बात समझ रहे हैं, उसको लिस्टिंग करवाते हैं, उसके बाद फिर प्रोसीड्यूर में, यानी कि प्राइमरी मार्केट में जाते हैं, सेकेंडरी मार्केट में जाते हैं, सेल स्टॉक में आते हैं, ये सब चीज में आईपीओ में जाते हैं। ये सब खर्च करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि आपको हो गया बोरोइंग का कॉस्ट हो जाता है, अंडरराइटिंग कमीशन हो जाता है, ये सब खर्च करने पड़ते हैं हमको। ये सब खर्च क्या कहलाता है, फ्लोटेशन कॉस्ट। तो वो भी देखेंगे किस में कम पड़ता है। जैसे कि रिटेन अर्निंग का अगर मान लीजिए हम यूज करेंगे तो कोई खर्च नहीं पड़ेगा। रिटेन अर्निंग का फ्लोटेशन, क्योंकि वो पैसा तो खुद के बिजनेस में रखा हुआ है, लेकिन शेयर बाजार से लेंगे, किसी से लोन लेंगे, इसके रिलेटेड उसमें ज्यादा है ना, तो फ्लोटेशन कॉस्ट देते। फिर वही बात आ गई, यहाँ पर कैश फ्लो पोजीशन देखेंगे। कैश फ्लो पोजीशन देखेंगे, यानी हमारे बिजनेस में कैश फ्लो का क्या पोजीशन रहेगा, जो हम लोग यहाँ पर भी देखे थे, ठीक है। फिर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब क्या है, जैसे कि हम देखते हैं हमारे बिजनेस में पहले से ही सैलरी हमको हर एक मंथ मोटा इनकम देना पड़ता है, सैलरी देना पड़ता है, और समझ गए, इलेक्ट्रिसिटी बिल देने पड़ते हैं, रेंट देने पड़ते हैं, ये सब क्या फिक्स्ड है ना, जो हर को देना ये है। और अब आप सोचते हैं कहीं से फंड रेज करें, तो आप हर हमेशा सोचिएगा जो रिस्क से बचे, यानी कि डिवेंचर लोन नहीं ले। क्यों, क्योंकि लोन लीजिएगा तो एक ऑब्लिगेशन और आ जाएगा ना आपको, ये इंटरेस्ट तो सैलरी तो देना ही है, रेंट तो देना ही है, इलेक्ट्रिसिटी बिल तो देना, ये सब तो फिक्स्ड है पहले से। जैसे ही लोन से अब आप रेज कीजिएगा तो एक और ऑब्लिगेशन आ जाएगा आपको। तो इससे हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, बचने का कोशिश करेंगे, है ना। अगर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है, यानी कि हमको सैलरी बहुत कम देना होता है ना, रेंट नहीं लगता है, सेल्फ का मकान में कर रहे हैं हम लोग, बात समझ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं, हमारे पास पावर का उतना ज्यादा यूज नहीं है, तो लोन से लेकर के देखेंगे, लोन पर लेकर के बिजनेस करेंगे। बात समझ में आया। तो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट को देखते हैं। कंट्रोल कंसिडरेशन, जैसे 11 में हम लोग पढ़े थे, जो शेयर होल्डर यानी इक्विटी शेयर होल्डर जो होता है वो क्या होता है, ट्रू ऑनर होता है ना। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑनर बढ़ेगा,
जैसे कि इस बेंच का मालिक एक मालिक है तो पूरा कंट्रोल उसी पर है, 2 मालिक हो जाएगा तो आधा आधी का हिस्सेदारी हो जाएगा, 3 हो जाएगा तो कंट्रोल, यानी जैसे जैसे इसका ऑनर बढ़ेगा तो कंट्रोल उस पर उसका क्या हो जाएगा, डाइल्यूट होते जाएगा। तो इक्विटी शेयर होल्डर का संख्या जैसे जैसे बढ़ेगा तो कंट्रोल क्या होगा, डाइल्यूट होगा। तो अगर आप ये सोचते हैं बिजनेस में जो कंट्रोल मेरा टाइट रहे तो लोन लीजिए, तो लोन लेने पर कंट्रोल डाइल्यूट नहीं होगा। लेकिन आप सोचते हैं जो लोन लेने से यानी कि फंड डेब्ट लेने से क्या होता है, रिस्क बढ़ता है क्योंकि इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो कंट्रोल डाइल्यूट कीजिए। कंट्रोल डाइल्यूट नहीं करना चाहते तो लोन लीजिए, ठीक है। तो ये देखते हैं कंट्रोल कंसिडरेशन को। फिर है स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, यानी कि मार्केट में व्यक्ति इन्वेस्टर्स जो है उसका रुझान किधर है, वो किधर पैसा लगाना चाहता है, इक्विटी में या डिवेंचर में। डिवेंचर में जब पैसा कोई इन्वेस्टर्स लगाते हैं वो सोचता है अरे भाई कंपनी को प्रॉफिट हो या नहीं हो, हमको तो रेगुलर रेट से इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। या इक्विटी में करता है तो कहता है इक्विटी में करेंगे तो रेट तो ज्यादा मिलेगा बट सही नहीं है जो कितना मिलेगा, कब मिलेगा कि नहीं, क्योंकि वो तो इक्विटी वाला को तो तब मिलेगा जब प्रॉफिट होगा, है ना। तो अब इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं जो इन्वेस्टर्स किधर पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है, डिवेंचर में या इक्विटी में, तो उसके हिसाब से देखेंगे। फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन यानी कि हम जो पैसा ले रहे हैं उस पर आरओआई का रेट क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का रेट क्या है, क्या मार्केट की स्थिति है, समझ रहे बात को। फिर कहता है टैक्स रेट। अब टैक्स रेट का मतलब ये चीज देखते हैं जैसे कि लोन लिए हैं आप, है ना, तो लोन लेने पर इंटरेस्ट देना है तो सरकार कहती है जो ये इंटरेस्ट जो है वो आपका जेन्युइन एक्सपेंस है, पहले इसको प्रॉफिट में से माइनस कर लीजिए और तब जो प्रॉफिट बचे उस पर दीजिए हमको टैक्स। आप तो ये टैक्स रेट जब देखते हैं टैक्स रेट हाई है, जब ज्यादा टैक्स रेट है तो लोन लेकर के देखेंगे, जब देखेंगे टैक्स रेट कम है तो सेल्फ का बिजनेस यूज करेंगे, सेल्फ फाइनेंस यूज करेंगे। तो ये हो गया फाइनेंस कहां से अरेंज करेंगे, तो उससे पहले ये सब बातें सोचते हैं हम लोग, यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग द फाइनेंसिंग डिसीजन। और थर्ड वन इज डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन मतलब जो होता है क्या करते हैं, मेकिंग रिजर्व एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, है ना। यानी बिजनेस करने से जो प्रॉफिट हुआ, तो कॉर्पोरेट है इसमें तो ये शेयर होल्डर का है, सभी को इसका मालिक सभी के बीच में बांटा जाएगा। तो क्या बताया कि हम इससे पहले जो इस प्रॉफिट को जो सभी के बीच में बांटते थे, जितना पार्ट उसको मिलता है उसी को हम लोग डिविडेंड कहते हैं, पार्ट ऑफ प्रॉफिट, है ना। तो आखिर समझिए बिजनेस जो करते हैं हम लोग, तो सबसे पहले फ्यूचर कंटीजेंसी को देखते हैं। तो फ्यूचर कंटीजेंसी से बचने के लिए कुछ रिजर्व करते हैं, है ना। और रिजर्व करने यानी कि हमको अपने प्रॉफिट का कितना पार्ट रिजर्व करना है ताकि फ्यूचर में जो कोई कंटीजेंसी आए तो उस समय में हमारा बिजनेस फाइनेंशियली साउंड बने रहे, है ना, मार्केट हिकअप में नहीं आए, है ना। जैसे आज कोरोना काल से पैंडेमिक से गुजर रहे हैं तो जो बड़ी बड़ी कंपनी का जो रिजर्व बहुत ज्यादा होगा तो आज वो क्या होगा, मार्केट में सस्टेन करेगा, और जिसके पास नहीं तो फेल कर जाएगा। बात समझ रहे हैं। तो वही बात होता है, यानी हमारे पास जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट में कितना सा पार्ट रिजर्व करेंगे और कितना सा पार्ट हम लोग शेयर होल्डर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो वो कहलाता है डिविडेंड डिसीजन, ठीक है। अब इसके लिए देख लीजिए ये इसका फैक्टर्स है ना, अफेक्टिंग द डिविडेंड डिसीजन। तो सबसे पहले क्या, अर्निंग, कितना डिविडेंड देंगे, ये तो बिजनेस का अर्निंग पर डिपेंड करता है ना। जितना अर्निंग होगा, अर्निंग अगर खूब हाई है तो हाई रेट ऑफ डिविडेंड देंगे, अर्निंग लो है तो लो रेट ऑफ डिविडेंड देंगे। बात समझ में आया। फिर कहता है स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। इससे पहले हम लोग पढ़े थे जो फाइनेंशियल मैनेजर का मेन वर्क होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कैसे होता है, रेगुलर डिविडेंड देने से, फिक्स्ड रेट के देने से, चाहे कम ही दीजिए लेकिन फिक्स्ड रेट से दीजिए, तो वही बात होगी स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, है ना। फिर कहता है ग्रोथ प्रोस्पेक्टस का मतलब जैसे कि जितना प्रॉफिट अगर होता है और सभी प्रॉफिट को अगर हम लोग शेयर होल्डर के बीच में बांट ही देते हैं अगर मान लीजिए, तो ग्रोथ नहीं होगा बिजनेस का, क्योंकि वो जहां है वही रह गया। ग्रोथ कब होगा, तो जो प्रॉफिट हुआ उस प्रॉफिट से आज एक सेक्टर का बिजनेस कर रहे हैं, उसी प्रॉफिट से दूसरे सेक्टर का करेंगे, तीसरे सेक्टर का करेंगे। आज एक मार्केट में हम लोग मार्केटिंग कर रहे हैं तो कल से दूसरे मार्केट में इंडिया को में कर रहे हैं, तो इंडिया के बाद कल यूएसए में करेंगे, जापान में करेंगे, तब ना ग्रोथ होगा। लेकिन ये ग्रोथ कब होगा, जब प्रॉफिट को रखेंगे, रिजर्व करेंगे, तब। यही बात होता है डिविडेंड डिसीजन, इसको सोच के करते हैं। बात समझ में आया। फिर कहता है कैश फ्लो पोजीशन। अब जैसे कि डिविडेंड देना है तो डिविडेंड कब दीजिए, कैश फ्लो में जानते हैं जो कैश देना पड़ेगा हमको। अब प्रॉफिट तो हुआ हमारे बिजनेस में, है ना, लेकिन प्रॉफिट का मतलब ये नहीं जो हमारे पास कैश
इसका मतलब ये नहीं जो प्रॉफिट होने से कैश है, ऐसा नहीं है। प्रॉफिट सेल किए, प्रॉफिट है, लेकिन अब हमको कैश देना है, प्रॉफिट डिविडेंड देंगे तो कैश बिजनेस से निकलेगा, बिजनेस से कैश निकलेगा, यानी लिक्विडिटी पावर बिजनेस की घटेगी। तो अगर देखते हैं जो बिजनेस में लिक्विडिटी बनाए रखना है तो लो रेट ऑफ डिविडेंड देंगे। देखते हैं नहीं ये कैश बहुत ज्यादा है, कैश फ्लो पोजीशन हर हमेशा आते ही रहता है, तो दे देंगे। तो कैश फ्लो पोजीशन पर डिपेंड करता है। प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर क्या चाहता है, शेयर होल्डर डिविडेंड लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता है, वो फ्री में बोनस सोचता है या फिर क्या कहते हैं कुछ और सोचता है। शेयर होल्डर चूंकि ट्रू ऑनर वो है, उसी का डिसीजन वैलिडेट होगा। वो फिर कहता है टैक्सेशन पॉलिसी, टैक्स का रेट क्या है। जैसे कि डिविडेंड देते हैं तो उस पर हमको सीडीटी देना पड़ता है, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स देना पड़ता है, ये सीडीटी है ना, सीडीटी देना था, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, जैसे कि 17%, 18%, 20% के लगभग में देना पड़ता है। ठीक है, अब जैसे कि डिविडेंड बांटे, सब कुछ सही है, डिविडेंड बांट रही है, तो पब्लिक के बीच में जैसे ही डिविडेंड बांटेंगे तो 20% सरकार, जैसे 100 रुपया का डिविडेंड बना, 100 में 20 रुपया जाएगा गवर्नमेंट को, 80 रुपया जाएगा पब्लिक के हाथ में, तो पब्लिक को घाटा लगा। पब्लिक सोचता नहीं टैक्स का रेट बहुत ज्यादा है, सोने तो आप रखे रहिए, हमको टैक्स नहीं, हमको डिविडेंड नहीं चाहिए। अब टैक्स डिविडेंड नहीं देंगे तो टैक्स नहीं देना है, सीडीटी नहीं देना है। तो इसका एक अल्टीमेटम होता है, उसके लिए हम लोग बोनस शेयर इशू करते हैं। आगे पढ़ेंगे हम लोग जो बोनस शेयर कैसे, यानी कि इस सीडीटी से बचने के लिए टैक्सेशन, अगर टैक्स रेट बहुत ज्यादा है तो टैक्स नहीं दे सरकार को, लेकिन प्रॉफिट कैसे पहुंच जाए शेयर होल्डर को, कैसे डिविडेंड चले जाए शेयर होल्डर को, इसके बारे में भी है। तो इसके लिए बोनस शेयर इशू करते हैं, कैसे इशू करते हैं ये हम आगे हम लोग के सिलेबस में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, फिर कहता है लीगल कांस्टेंट। लीगल कांस्टेंट का मतलब ये बात होती है जो डिविडेंड जो बांटते हैं हम लोग, तो सरकार यानी कंपनी एक्ट में बहुत सारे रूल बनाए गए हैं। वो कहता है जो पूरा का पूरा प्रॉफिट आप बांट नहीं सकते हैं, जितना भी प्रॉफिट है 100% प्रॉफिट आप शेयर होल्डर के बीच में नहीं बांट सकते हैं। कुछ परसेंट आपको ये रिजर्व, जैसे कि बैंकिंग में हम लोग क्या पढ़े थे, उसको CRR, SLR, PLR ये सब मेंटेन करना होता है। उसी तरीके से इन सब बिजनेस को भी कहता है बहुत सारे रिजर्व हैं, पहले कहता है वो रिजर्व मेंटेन कीजिए आप, उसके बाद जो बचेगा उसका एक सर्टेन परसेंटेज ही आप बांट सकते हैं, तो वो लीगल कांस्टेंट। फिर स्टॉक मार्केट रिएक्शन। स्टॉक मार्केट रिएक्शन का मतलब क्या, अगर देखते हैं डिविडेंड देने से मेरे मार्केट में शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो देंगे, है ना, क्योंकि हमको मार्केट का वैल्यू बढ़ाना है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करना है। अगर देखते हैं जो नहीं शेयर पर डिविडेंड देते भी हैं फिर भी मार्केट प्राइस इंक्रीज करने वाला नहीं है, तो कुछ अल्टीमेटम और करेंगे, बी अल्टरनेटिव सोचेंगे हम लोग। ठीक है, तो वो स्टॉक मार्केट का रिएक्शन देखेंगे। एसेस टू कैपिटल मार्केट कंसिडरेशन, यानी कैपिटल मार्केट कंसिडरेशन यानी कि इंडियन इकोनॉमी के बारे में देखेंगे। तो जनरली यहाँ पर व्यक्ति क्या करना चाहता है, लोन के थ्रू से चलता है। लोन पर जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, सब्सिडी दे देती है कभी कभी। और जैसे कि मान लो हम बिजनेस करें, 1 लाख रुपए हम अपना लगाएं और उसी बिजनेस के लिए सरकार देती है 50,000 रुपया और कहता है इस पर इंटरेस्ट नहीं लेगा, तो दूसरा कोई बिजनेस करेगा, अगर मान लीजिए सरकार से 50,000 रुपया लोन लेकर के और अपना 50,000 रुपया लगाए तो हमसे ज्यादा ना रेज करेगा ना। तो वही बात है, एसेस करेंगे यानी मार्केट में कैपिटल की क्या स्थिति है। तो ये हो गया आपका डिविडेंड डिसीजन। इन एग्रीगेट किसी को हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल डिसीजन। बात समझ में आया? थैंक यू। आज हम लोग फाइनेंशियल डिसीजन पढ़े हैं। अगले वीडियो में हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में स्टडी करेंगे। अगला वीडियो यही होगा फाइनेंशियल प्लानिंग का। तो इसको देखिए, अगर किसी भी तरीके का प्रॉब्लम है तो वो मैसेज कीजिएगा, तो उसको फिर सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।